जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। आप वीडियो को एंड तक देखना। बहुत सारी जानकारी यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देना चाहता हूँ। बहुत बड़ा एक सवाल है जो आप सबों के मन में है, आपके दिमाग में, आपके जहन में है। ख़ास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी 10th एग्ज़ाम दे रहे हैं या 10th पास आउट हुए हैं। बहुत बड़ा सवाल ये है कि 10वीं के बाद यानी मैट्रिक के बाद या 10th बोर्ड के बाद हमें क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल सबों के मन में आता है और इसका आंसर आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 10th के बाद या मैट्रिक के बाद हमें क्या करना चाहिए। ऐसे पढ़ने के क्रम में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, 10th आप पास आउट हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अब क्या करें। तो मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। इन टिप्स और ट्रिक्स को आप जानेंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा। आप चैनल पर बने रहें, वीडियो को एंड तक देखना। देखो, इस सवाल का आंसर व्हाट टू डू आफ्टर मैट्रिक के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे सिंपल आंसर है मैक्सिमम बच्चे 90% से ज़्यादा बच्चे का आंसर यही रहता है कि हमें इंटरमीडिएट कर लेना चाहिए या इंटर करना चाहिए। एक ही बात है, इंटर करिए, इंटरमीडिएट करिए, है ना। तो 90% बच्चों का यही जवाब है कि इंटरमीडिएट। लेकिन इसके बाद जैसे आप सिलेक्शन करते हैं कि हमें इंटरमीडिएट करना चाहिए, उसके बाद 3 ऑप्शन खुल जाते हैं, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। अब तो और कन्फ्यूज़न है भाई, अब क्या किया जाए, आर्ट्स लिया जाए, साइंस लिया जाए या कॉमर्स लिया जाए। बहुत बड़ा सवाल और समस्या है। देखिए, तीनों सब्जेक्ट अपने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई किसी से कम नहीं। सब अपने में यूँ कहें कि एक दमदार जगह रखता है, एक दमदार प्लेस रखता है। तो क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बच्चे आपको जान लेना होगा कि आपकी रुचि किस में है, आपका इंटरेस्ट किस में है, कौन से सेक्टर में आपको जाना है, कौन से सेक्टर में आपको काम करना पसंद आता है, कौन से सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं। सबसे पहले आप मैट्रिक के बाद ये सोचिए कि मैट्रिक में देखिए आपके जो सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, सोशल साइंस है, संस्कृत है और भी सब्जेक्ट है। तो मैट्रिक में ये सारे सब्जेक्ट हैं। इन सारे सब्जेक्ट्स में से आपको देखना होगा कि कौन से सब्जेक्ट जो है आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, आप ज़्यादा अच्छा आसानी से समझ सकते हैं और उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने। ज़्यादा अच्छा समझने का मतलब है कि आपके रग रग में वो दौड़ता है, यानी आपका मन, दिल और दिमाग चाहता है कि हमें ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है। उस हिसाब से आप सिलेक्शन करें। इंटरमीडिएट का जैसे सिलेक्शन करते हैं तो आपको सामने और कुछ सब्जेक्ट आ जाते हैं और उन सब्जेक्ट में भी आपको देखना समझना ज़रूरी होता है। तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या करना है। लोगों ने सिलेक्ट कर लिया कि हमें इंटरमीडिएट करना है यानी इंटर करना है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। देखो, यदि आप आर्ट्स लेते हैं, आपकी रुचि है कि हमें आर्ट्स पढ़नी है, तो इसका फ़ायदा यदि देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त। सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे लगता है कि आर्ट्स वालों के लिए है। जो आर्ट्स पढ़ते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर सवाल आपके आर्ट्स से रहते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल देखिए, इसमें जैसे आपका हिस्ट्री आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगा, है ना, पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा, बहुत सारे इसमें आएंगे सब्जेक्ट आपके। तो ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आर्ट्स के सवाल रहते हैं, जीके वगैरह जो भी रहते हैं, आर्ट्स सब्जेक्ट से सवाल रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश से रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यदि आप आर्ट्स सिलेक्शन कर रहे हैं, आर्ट्स का चयन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फॉर मी, हम अपने लिए बोल रहे हैं और यदि मेरा व्यू आप जानना चाहते हैं कि क्या,
तो मेरे ख्याल से आर्ट्स वाले बेहतर बेहतर बेहतर, मैं तीनों को बेहतर मानता हूँ, हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे, लेकिन बेहतरीन है यदि आप आर्ट्स लेते हैं, समझते हैं, है ना। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। देखिए, फिर साइंस की बात आती है, साइंस की बात आती है, साइंस की बात आती है तो साइंस में, साइंस से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जितने कि आर्ट्स से, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी साइंस और आर्ट्स, जैसे आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, है ना, और भी सारे इसमें सब्जेक्ट हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इन सारे सब्जेक्ट से सवाल रहते ही रहते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप उठाते हैं तो उनमें जो है इन सारे सब्जेक्ट से सवाल रहते हैं। देखो, पढ़ने का मुख्य उद्देश्य सबसे पहले कि एक अच्छा इंसान बने, दूसरा सबसे ज़्यादा मुख्य उद्देश्य या यूँ कहें कि पहला के बराबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक रोज़गार में जुड़े, एक रोज़गार से जुड़े, ताकि आपके जो जीवन है वो आसानी से चल सके, है ना। तो उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो आर्ट्स और साइंस से काफ़ी ज़्यादा सवाल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं, है ना। फिर आते बारी कॉमर्स की। ऐसा नहीं कि कॉमर्स से सवाल नहीं आते हैं, कॉमर्स से भी सवाल आते हैं, लेकिन आर्ट्स और साइंस की तुलना में कॉमर्स से सवाल थोड़े कम आते हैं, है ना। पहली बात तो हो गई कि हमें आर्ट्स साइंस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इन दोनों से सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं और कॉमर्स से भी आते हैं, लेकिन बनस्पत आर्ट्स और साइंस के इससे थोड़े कम सवाल आते हैं। अब थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे जो भी स्टेट लेवल की या नेशनल लेवल की एग्ज़ाम होती है, IAS जो एग्ज़ाम होती है, या जो स्टेट लेवल की PCS एग्ज़ाम होती है, उसमें आर्ट्स का इम्पोर्टेंट बहुत ज़बरदस्त है। यानी आर्ट्स एंड कल्चर आप पकड़ लेंगे, जो सभी आर्ट्स में आते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है ना। चलिए, आपने समझ लिया कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की चीज़ें किस तरह से ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। देखो भाई, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठना ही होगा, प्रतियोगी परीक्षा में आपको बैठना ही होगा, यदि आपको रोज़गार से जुड़ना है, आपको नौकरी पानी है, अपना करियर बनाना है। तो जब उससे जुड़ना है तो उससे रिलेटेड सवालों को, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट को हमें पढ़ना पहले से ज़रूरी पड़ जाता है ना। चलिए, ये बातें हो गई। इवन मैं यहाँ बताता हूँ कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, ये तीनों यदि कंपेयर किया जाए तो एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले करता है रोल अपना टीचर। यदि टीचर आप बनना चाहते हैं, यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आर्ट्स के सब्जेक्ट, साइंस के सब्जेक्ट और कॉमर्स के सब्जेक्ट तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आज आपको बता देता हूँ, मैं भी एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं भी सरकारी शिक्षक हूँ, मैं भी स्कूल में काम करता हूँ। मुझे पता है कि कैसे आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक टीचर बनने के लिए, है ना। मेरा खुद का सब्जेक्ट इंग्लिश है। मैंने अपने बहुत साथियों को देखा है जो सभी स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं, कोई आर्ट्स से हैं, कोई साइंस से हैं, कोई कॉमर्स से हैं, और बहुत सारे साथी हमारे टीचर बने हुए हैं और सेवा दे रहे हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से यदि टीचर प्रोफेशन को चुनते हैं तो तीनों सब्जेक्ट्स में से किसी को भी चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकायदा टीचर के लिए आपको एक और B.Ed चाहिए, है ना, तो वो कर लेंगे। यदि आप पूरी तरह से डेडिकेटेड है कि मुझे टीचर ही बनना है, तो आप B.Ed कर लेंगे, लेकिन वो ग्रेजुएशन के बाद होती है, ग्रेजुएशन के टाइम में होती है या ग्रेजुएशन के बाद होती है। लेकिन भाई देखो, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उसमें आप टीचर बनेंगे तो सिलेक्शन तो यहीं से यूँ कहें कि यहीं से हमारा शुरू हो जाता है। साथ ही साथ एक सेक्टर और, यदि आप साइंस लेते हैं, आपको जाना है मेडिकल लाइन में, यदि आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो आप साइंस पढ़ते हैं, है ना। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि भाई आपको कौन से सब्जेक्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रुचि है। साथ ही साथ एक और चीज़ बता देता हूँ, आर्ट्स ज़्यादातर बच्चे देखते हैं आर्ट्स लिखते हैं, फिर साइंस लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, तो तीनों स्ट्रीम में बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, आर्ट्स का एक और फ़ायदा सबसे क्या है कि थोड़ा इन दोनों की कंपैरिजन में आर्ट्स में थोड़े
कम खर्च होते हैं। पढ़ाई आज के समय में पढ़ाई बहुत ज़्यादा खर्चीला भी हो गया है, तो आर्ट्स सब्जेक्ट जो होता है उसको चाहे तो आप खुद से भी कर सकते हैं, है ना। आर्ट्स के सब्जेक्ट को आप खुद से कर सकते हैं। तो ये आर्ट्स में थोड़ा कम खर्च है, तो उस दृष्टिकोण से यदि आप देखते हैं, यदि आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, आप उसे अच्छा बनाना चाहते हैं, तो बाकायदा आप तो बेहिचक आप आर्ट्स के साथ जा सकते हैं। और आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है तो साइंस को लीजिए। साइंस थोड़े खर्चीले हैं, यहाँ पे आपको अलग से तैयारियाँ, बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होता है। फिर कॉमर्स की बात आती है, तो इन सब में आर्ट्स और कॉमर्स में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, साइंस में इन दोनों के तुलना में ज़्यादा खर्च है। इसलिए यदि आप आपके इकोनॉमिक कंडीशन को भी बहुत ज़्यादा आपकी पढ़ाई में इम्पोर्टेंट रोल रहता है, उस हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप जो है इसे आसानी से समझ पा गए। अब एक और सवाल आता है, देखो यहाँ पे कुछ ऐसे कोर्स होते हैं जो कि आपको बहुत जल्दी जॉब की ओर ले जा सकता है, ठीक है। जैसे 10th के बाद आप चाहें तो ITI भी कर सकते हैं। आप कम उम्र में एक आपको बहुत अच्छी डिग्री मिल जाएगी, इसको लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। फिर कोई डिप्लोमा कोर्स होता है, उसको लेकर के भी आप आगे बढ़ते हैं। और आपके इसका फ़ायदा क्या है, देखिए इसका फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ। इसका फ़ायदा ये है आपको बहुत ज़्यादा समय झेलना नहीं पड़ेगा, बहुत कम समय में आप एक अच्छे पोस्ट पे रहेंगे, है ना। तो 10th के बाद आप ITI भी कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग सेक्टर है, जैसे आपका इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर हो गया, वेल्डिंग वगैरह हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो रेलवे में भी डिमांड किया जाता है, यदि आप ITI हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, तो आप आमंत्रित हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ यहाँ से आपको ज़रूर से ज़रूर समझ आ गई होंगी, आपको क्लियर हुआ होगा। और तो और सबसे बड़ी बात, मेरा कहा आप नहीं मानिए, लेकिन मैंने जो बताया उस पर आप गौर करिएगा। जो बातें आपको सूट करेगी, जो बातें आपको लगेगी कि नहीं भाई ये जो है सर बताए थे, ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा, और जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे, कोजी महसूस करेंगे, तो उसी को आप सेलेक्ट करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं आशा और उम्मीद करूँगा कि आपके करियर बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे यहाँ से सिलेक्शन के बाद, यानी इंटरमीडिएट में जैसे आएंगे, या आप इस और ITI डिप्लोमा करेंगे तो आपका बेहतर करियर होगा। अब देखिए यहाँ इसका एक और फ़ायदा है कि सीधा मैट्रिक के बाद आप ITI डिप्लोमा कर लेंगे, जो 2 साल के आसपास का है। इसके बाद आप इन सारे सब्जेक्ट को भी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रिजल्ट लाएगा, और आपको समझने में जो सब्जेक्ट हैं उसे चयन करने में आपको सुविधा होगी। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि हाँ वीडियो अच्छी लगी। अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना। नए वीडियो का वेट करें, तब तक के लिए जय हिंद।